सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मॉडल पेपर था उसका सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। आप 50 क्वेश्चन में से खुद को देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, और खुद को आंकलित कीजिए। और यहाँ पर करंट अफेयर्स मैंने इसमें डाल नहीं रखा है, इसमें केवल स्टैटिक जीके है, साइंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको जरूर अच्छा लगेगा ये वीडियो, और जरूर लास्ट तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरक्तता निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये है विटामिन बी और B6 और B12 के कारण। देखिए, अरक्तता का मतलब खून की कमी जो हमारे बॉडी में हो जाती है। तो दो विटामिन जो B6 और B12 के कारण होता है, और ज़्यादातर ये वुमेन्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? वुमेन्स में, यानी कि महिलाओं में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अगला है, इलाइलोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं? देखिए, इलाइलोप्लास्ट क्या है? ये पौधों में पाया जाता है। पौधों में 3 तरीके के लवक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हरी जगहों पर होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि फूल और फलों में होता है, रंग लाता है उसमें, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंग विहीन होता है और ये तनु वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का ही एक पार्ट है इलाइलोप्लास्ट। क्या है? इलाइलोप्लास्ट। और इलाइलोप्लास्ट का क्या कार्य रहता है? वसा को संग्रहित करना। किसको संग्रहित करना? वसा को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे के फूलने का मुख्य कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन नहीं, अंतःशोषण। इसका सही आंसर होगा अंतःशोषण। अंतःशोषण का मतलब जो दरवाजे हैं वो पानी को क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अंतःशोषण। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता आपका है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, यानी कि जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व रहता है वो क्या रहता है? सबसे अधिक रहता है। और एक चीज़ और यहाँ से याद रख लीजिए, जो घनत्व रहता है, घनत्व का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है हमारे पास? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या रहता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। यानी कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे यानी कि घनत्व तो बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और घनत्व तो घटेगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघल रही है तो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है? तो यानी कि 0 से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ेगा, फिर 4 से कहाँ की ओर बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होगा, तो घनत्व पहले बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होते जाएगा? घटेगा। तो इसका उल्टा आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर जाके क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो इसका सही आंसर है पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यानी कि पादप जिस तरीके से हम लोग उत्सर्जन करते हैं गुर्दों के द्वारा, किडनीज के द्वारा, उसी तरीके से पादपों में भी उत्सर्जन होता है। जो एक्सेस वाटर होता है उनकी बॉडी के अंदर, ज़्यादा अतिरिक्त पानी होता है, उनको वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं और एक काम करते हैं वो पत्तियों के द्वारा, और जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये होता है 3 साल का। तो 3 साल का कार्यकाल। और अभी भारत के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी आप याद कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट। और इनका जो सीरियल नंबर है वो भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबार बंदरगाह किन देशों के संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो ईरान, अफगानिस्तान या भारत। ये चाबार बंदरगाह है जो ईरान में है। कहाँ बनाया जा रहा है? ईरान में बनाया जा रहा है। जो किन के द्वारा बनाया जा रहा है? ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। 29वां राज्य 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है गोल्फ। जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं। और एक इनके बेटे हैं जो मिल्खा सिंह, आपने जो मूवी देखी होगी, जो धावक थे, उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह क्या थे? एथलेटिक्स से संबंधित थे, रनिंग से। और ये जीव मिल्खा सिंह किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय है? यानी कि देखिए, आपने देखा होगा हमारे भारत का जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। पर लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं होता है। राज्यों में केवल एक सभा होती है जिसको बोलते हैं विधानसभा। पर लेकिन हमारे भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल सिस्टम यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली चलती है, जिसमें है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये, और एक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा तो इसको हटा देंगे। तो ये 6 राज्यों में अभी भी क्या है? द्विसदनात्मक प्रणाली चलती है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा, और एक होता है
विधान परिषद, ये क्या होता है? विधान परिषद। विधानसभा लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन होता है, और विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है। तो ये इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? बिहार। इन सभी राज्यों में से किस में है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ कौन से देश से संघ के सदृश है? यानी कि जैसे हमें आपको पता है जब भारत का संविधान बना था तो उसके जो पार्ट, अलग अलग पार्ट थे, जैसे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ें अलग अलग देश के संविधान से ली गई थी। तो जो भारत में संघ का जो सिद्धांत था, जो संघ था, राज्य तथा केंद्र आपस में मिलकर काम करेंगे, तो ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा के सदृश। कहाँ से लिया गया था? कनाडा के संविधान के सदृश। अमेरिका से क्या लिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। क्या लिए गए थे? मूल अधिकार लिए गए थे कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 93वें संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है शिक्षण संस्थान में ओबीसी, एससी एंड एसटी के आरक्षण से। यानी कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप कॉलेज वॉलेज में, तो वहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण रहेगा। ये कौन सा संशोधन बताता है हमें, या किस संशोधन के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में जोड़ा गया? ये 93वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया। पंचायती राज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो यह है 73वें 73 जो अमेंडमेंट था वो पंचायती राज व्यवस्था को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार नहीं दे सकती, राज्य सरकार भी नहीं दे सकती, भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं। तो भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 के अकॉर्डिंग भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सूचना का अधिकार यानी कि जो जिसको आप आरटीआई के नाम से भी जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कब पारित किया गया? तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। किसको छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल कितनी संख्या है? तो ये है 8। देखिए पहले 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब वहाँ पर राज्य नहीं रहा तो वो 2 भागों में तोड़ करके एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख बना दिया गया था। और तो ये 7 से कितनी हो गई थी? 9 पर। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हो गया था? जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को आपस में कंबाइन कर लिया गया था। तो उसके बाद कितनी बच गई थी? 8 बच गई थी। तो आपका आंसर रहेगा 8। अब आप जो भी पूछेगा, जब भी पूछेगा, तो आपका आंसर रहेगा 8। अगला है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? विधिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, अधिनियमित संस्था या संवैधानिक संस्था? तो इसका सही आंसर है संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आर्टिकल कौन से अकॉर्डिंग? 324। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में ये 12 एंग्लो इंडियन को नहीं, बल्कि ये उन व्यक्तियों, राज्यसभा में देखिए लोकसभा में तो ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, पर लेकिन राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि कला, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 2। कितना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है? कौन नियुक्त करता है? सॉरी, प्रोटेम अध्यक्ष क्या है? प्रोटेम का मतलब अस्थायी है। अब देखिए जैसे आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब जब पहली बैठक होगी, आपको पता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुन के जाता है? इन्हीं से चुन करके कोई एक यहाँ पर बैठेगा, यानी कि स्पीकर बनेगा। पर लेकिन जब पहला अधिवेशन बैठता है, यानी कि पहला बैठक बैठती है लोकसभा की, तो वहाँ पे कोई ना कोई अध्यक्षता करने के लिए चाहिए कोई, क्योंकि अभी तक तो सदस्य का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव हुआ नहीं है, तो वहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा इनमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको उठा के यहाँ पे प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? देखिए जब राष्ट्रपति नहीं होगा, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, वो भी नहीं होगा तो सीजीआई। कौन संभालेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो चीफ जस्टिस है, यानी कि जो अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो भारत के 47वें सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से हैं? 47th यानी कि 47वें हैं। तो यानी कि जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सीजीआई। अगर बाई चांस कभी ये भी आता है कि सीजीआई नहीं होगा तो कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इस पदभार को संभालेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? यह है इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो कि हमारे कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 226 मीटर। और ये दूसरे नंबर का, कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का ऊंचा बांध है भारत में। सबसे पहले नंबर का है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर, और ये बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? भागीरथी नदी, उत्तराखंड में बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना है? जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर। कहाँ पे? सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक रही है? देखिए इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जनसंख्या के लिए, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। 20 करोड़, कितना है? 20 करोड़ तब के, लगभग 20 करोड़ तब के टाइम पे जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। अगला है सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ कौन से फॉरेस्ट होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक मुख्य पेड़ है सुंदरी, तभी इसका नाम सुंदरबन डेल्टा भी, देखिए सुंदरी से सुंदरबन डेल्टा भी इसका नाम पड़ा हुआ है। सुंदरबन, सुंदरी का जो वन है उसी को सुंदरबन कहा जाता है, तो ये आएगा सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम वृद्धि काल वाला वायुम क्या है? सबसे कम वृद्धि काल किसका होता है? सवाना, घास के मैदान होते हैं, नहीं। टैगा, नहीं। चरपाल, नहीं। तो ये है टुंड्रा। टुंड्रा की जो वनस्पति यानी कि ध्रुवीय जो वनस्पतियां होती है, ध्रुव में जो ठंडे प्रदेशों की वनस्पतियां होती हैं, उनका वृद्धि काल क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? जेरोफाइटा क्या होता है? देखिए जेरोफाइटा बोलते हैं, जेरोफाइटा। जेरोफाइटा ऐसी वनस्पति होती है जो कि कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलों पर, डेजर्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर रहेगा मरुस्थल। देखिए घास के मैदान एवं मरुस्थलों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भू संतुलन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण कर रखी थी? तो इसका सही आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सबसे प्रतापी शासक था, सातवाहन वंश का सबसे पावरफुल सम्राट भी था, और इसी ने खुद ब्राह्मण की उपाधि भी ग्रहण कर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में बलि, बलि शब्द का प्रयोग क्या था? बलिदान नहीं था, बैल नहीं था, आनुवंशिक नहीं था, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। हाँ, ये एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा शासक को दी जाती थी, तो इसको बोला जाता था बलि। क्या बोला जाता था? बलि। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? आपको पता होगा एक टाइम पे महाजनपति काल चलता था और 16 महाजनपद भारत में थे, तो ये बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय हमें बताता है 16 महाजनपद के बारे में। और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। क्या था? मगध। धनानंद जहाँ का शासक था और जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर है अकबर। 1605 ईस्वी में इसको बनाया गया, और ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ की? इक्ता क्या चीज़ है? भूमि का बंटवारा, यानी कि भूमि का बंटवारा जो भी तब के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी, तब के टाइम पे जो भूमि थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसकी भूमि को उसने क्या कर दिया? बांट दिया छोटे छोटे। जिस तरीके से देश को राज्यों में बांट दिया जाता है, तो छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, तो इसको बोला जाता था इक्ता। तो और ये शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था नीरू। क्या नाम था? नीरू। और रामानंद जो थे कबीर के गुरु हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए बहाबी आंदोलन 19वीं सदी में चलाया गया था इस्लाम द्वारा, और इस्लाम का शुद्धिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था, और साथ साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करने का, तब के टाइम पे जो इनके लीडर थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करने का भी निर्देश दिया था मुसलमानों को। तो ये बहाबी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस्लाम का शुद्धिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्य शोधक समाज? तो इसका सही आंसर है सत्य शोधक समाज, जिसको बनाया था ज्योतिबा फूले ने। किसने बनाया था? ज्योतिबा फूले ने। और इसकी स्थापना की गई थी पूना में। कहाँ की गई थी? पूना में की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। सत्य शोधक समाज जो ब्राह्मणवाद के कर्मकांड थे उनके विरुद्ध इसने प्रबल विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किस चीज़ पर जोर दिया गया? होम रूल पर नहीं, पूर्ण स्वराज पर। इसका सही आंसर है पूर्ण स्वराज पर। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पर सबसे पहले जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है गांधी जी के अनुयायियों द्वारा। और इसका एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका रही थी, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1913 में गदर पार्टी बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी अमेरिका में। कहाँ बनाई गई थी? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में ये बनाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में जो हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति चल रही है उनके लिए धन को इकट्ठा करना और लोगों को तैयार करना। तो ये बनाई गई थी लाला हरदयाल के द्वारा बनाई गई थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता या जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मेडकॉप। इनको भारतीय प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स मेडकॉप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता कब की? तभी की थी लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया था 1929 में। भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ भारत में दिखाता है या किस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है? जीवन प्रत्याशा को निर्देशित करता है, शैक्षिक उपलब्धि या प्रति व्यक्ति या ये सभी? तो ये सभी इसके राइट आंसर होगा। देखिए जीवन प्रत्याशा लाइफ स्टाइल को भी ये दिखाता है, एजुकेशन को भी ये दिखाता है और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर पर्सन इनकम भी ये दिखाता है। तो ये सभी SDI के द्वारा जारी किया जाता है ये सभी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला है भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। कब की गई थी? 1953 भी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये आपके पता होगा इसका जो मोटो है। अगला है 14वें वित्त आयोग 2015-20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये की थी दिसंबर 2014 को। कब की थी? दिसंबर 2014 को। YB रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 15वीं, इसके बाद कौन, ये 14वीं थी। और इसके बाद कौन सा वित्त आयोग चला है? 15वीं। 2015 से आज तक अभी तक जो चल रही है वो 15वीं चल रही है। और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल कितनी घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो ये घरेलू क्षेत्र से घरेलू बचत सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 और 1956 के बीच शुरू की गई थी। ये 5 साल के लिए चलती थी, पर लेकिन अब इनको बंद कर दिया गया है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बदले क्या चलते हैं? यहाँ पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 2006 में, 12 जुलाई 2006 में की गई थी, जिसको NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी R नरकसे ने। और इसके अकॉर्डिंग कहा गया था जो निर्धन व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? और निर्धन होते जाता है। तो इसको बोला जाता है निर्धनता का दुष्चक्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? हीरे में कार्बन होता है क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट में भी होता है, कोयले में भी होता है। बलुए पत्थर में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बलुआ पत्थर। अगला है भारी जल एक है, क्या है? शीतलक है, मंदक है या A और B दोनों है? देखिए ईंधन तो नहीं हो सकता है भारी जल। तो भारी जल क्या है? शीतलक और मंदक, ये दोनों का दोनों है, जो कि परमाणु रिएक्टर में काम करता है। शीतलक और मंदक के रूप में ये काम करता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम भी आप एक तरीके से याद कर लीजिए। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद करिए। देखिए आप यहाँ से एक काम करिए, ABCDE और K, ये 5 विटामिन है आपके। और यहाँ से आप लिखिए रथ एक टॉफ़ी। तो देखिए रथ एक टॉफ़ी लिखेंगे तो यानी कि क्या आएगा? A का क्या आएगा? रेटिनॉल, B का क्या आएगा? थाइमीन, C का क्या आएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, D का क्या आएगा? कैल्सीफेरॉल, E का क्या आएगा? टोकोफेरॉल और K का क्या आएगा? फिनोक्विनोन। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास C का था तो एस्कॉर्बिक एसिड आएगा। अगला है निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जाती है? देखिए चांदी को नहीं काट सकते, जिंक को भी नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को भी नहीं काट सकते। तो इसका सही आंसर है सोडियम। Na और पोटेशियम को ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कोमल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और इनको हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और दोस्तों आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।